नमस्कार, स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग पर। भारतीय संविधान और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। हमने पिछली कक्षा में भी मौलिक अधिकारों में दिए समानता के अधिकार के बारे में अध्ययन किया था। तो गंगा जैसी पवित्र मौलिक अधिकारों की इस अविरल धारा को आगे बढ़ाते हैं और आज समझते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। भाग 3 भारतीय संविधान और इसमें जो दूसरा वर्गीकरण है मौलिक अधिकारों का वो है स्वतंत्रता के बारे में। तो भारत में हर व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए गए हैं। 5 अनुच्छेदों के द्वारा समझाया गया है कि किस तरह से भारत के नागरिक अब स्वतंत्र जीवन जिएंगे और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए जो भी अधिकार मूलभूत आधार रखते हैं, मूल्य रखते हैं, उनको स्वतंत्रता के अधिकारों में समाहित किया गया है। 5 अनुच्छेदों की हम बात कर रहे हैं तो इसमें प्रथम और सर्वप्रथम तौर पर आता है अनुच्छेद 19, जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आदि अधिकारों के बारे में बात की गई है। साथ ही हम पढ़ेंगे आपराधिक कृत्यों में दोष सिद्धि के मामलों में कुछ संरक्षण प्राप्त किए गए हैं नागरिकों द्वारा। और साथ ही अनुच्छेद 21 में हम देखेंगे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। और फिर हम देखेंगे बहुत ही मूल्यवान एक जो मूल्य है हमारे समाज के अंदर, शिक्षा के अधिकार, जिसको 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में दर्ज किया गया था मौलिक अधिकारों के अंदर। तो हम देखेंगे अनुच्छेद 21 शिक्षा के अधिकार के बारे में। और फिर अनुच्छेद 22 में हम देखेंगे गिरफ्तारी और हिरासत के मामलों में कुछ संरक्षण प्रदत्त किए गए हैं नागरिकों को। आगे देखते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 19 जो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है व्यक्ति की अभिव्यक्ति के बारे में। हमने इससे पहले समानता के बारे में देखा था कि किस प्रकार समानता के द्वारा सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रताएं दी गई हैं, वो भी स्वतंत्रता से जुड़ा है। जब सभी व्यक्ति बराबरी का स्थान समाज में रखेंगे तो एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए एक बहुमूल्य मूल्य के रूप में वो काम करता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि व्यक्ति की आज़ादी के बाद अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जा रहा है। परंतु सबसे पहले देख लेते हैं इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में और कौन कौन से अधिकारों को अंतर्निहित किया गया है, समाहित किया गया है। तो इसमें जो पहला अधिकार है वो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी आगे। साथ ही शांतिपूर्वक और बिना शस्त्र के एकत्रित होने का अधिकार, साथ ही संघ, समूह या सहकारी समितियों का गठन करने का अधिकार, और साथ ही पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने के लिए अधिकार दिया गया है। फिर भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करना और बसने का अधिकार दिया गया है। इसी के साथ व्यक्ति कोई भी व्यवसाय करना या व्यापार, पेशा या अन्य जो भी उसको पसंदीदा पेशे हैं उसको वो कर सकता है भारत के अंदर। अब समझ लेते हैं इन सब अधिकारों की जो व्याख्या है वो किस तरह से की जा सकती है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जो समझा जाता है वो है अनुच्छेद 19(1)(a) में दिया गया बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अब यहाँ पर बोलना ये तो सिर्फ एकमात्र रास्ता है जिसके अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है अपने विचारों को। लेकिन यहाँ पर बात की गई है बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो सिर्फ बोलने के द्वारा नहीं वरन किसी और मार्ग से भी यदि कोई व्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहता है तो उस मार्ग से भी अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है। जैसे ना सिर्फ बोलना बल्कि गाकर या लिखकर। जैसे कोई आप अखबार के अंदर अपना कोई आर्टिकल लिख सकते हैं या फिर कोई किताब लिख सकते हैं। इसी के अलावा गाकर, लिखकर, कविताएं लिखकर या फिर नाट्य मंचों द्वारा भाव भंगिमाएं बनाकर या फिर चित्र, पेंटिंग के द्वारा भी बहुत सारी भावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है। जैसे हम अखबार देखते हैं और अखबारों के अंदर कटाक्ष रूपेण कार्टून हमें देखने को मिलते हैं जो कभी सामाजिक व्यवस्था पर चोट करते हैं तो कभी आर्थिक या फिर राजनीतिक व्यवस्था पर चोट करते हैं। अब उसमें आप देखेंगे शब्दों का प्रयोग या तो नहीं किया जाता है या बहुत थोड़े शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वो कार्टून ही किसी सामाजिक व्यवस्था पर या राजनीतिक व्यवस्था पर गहरी चोट करता है। तो इस तरह के माध्यम से भी आप अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इनकी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। अब इसमें एक जो मजेदार चीज हमें मिलती है वो ये है कि ना सिर्फ बोलने के द्वारा बल्कि चुप रहने का अधिकार भी इसमें सम्मिलित है। हालांकि स्पष्ट रूप से तो नहीं लिखा गया है, मुखर रूप से नहीं लिखा गया है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा यह भी स्थापित किया जा चुका है कि अभिव्यक्ति में
चुप रहना भी एक अधिकार, मौलिक अधिकार के तौर पर ही सम्मिलित है। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि बोलने और अभिव्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, तो इसी में हम ये भी देखें कि संचार माध्यम जो मीडिया है यह भी अपनी शक्तियों को अनुच्छेद 19(1) से ही प्राप्त करता है भारतीय संविधान के अंदर। मैं कहना यह चाहता हूं कि प्रारंभिकी में कई बार इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि मीडिया की स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों के कौन से अनुच्छेद के संपर्क में है। तो ये याद रखें कि अमेरिका के संविधान की तरह हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा में मीडिया की, संचार माध्यम की जो स्वतंत्रता है इसको मुखर रूप से प्रतिपादित नहीं किया गया है, वरन ये 19(1)(a) अनुच्छेद में ही अंतर्निहित है। मतलब उसी की भावना में निहित किया गया है कि मीडिया की भी आज़ादी होगी। अब जब हम संचार माध्यम की बात कर रहे हैं, चाहे अखबार हो, चाहे हमारे टीवी पर आने वाले चैनल हो, या फिर यूट्यूब पर चलने वाले चैनल हो, आज के जो सोशल मीडिया का दौर है, तो इन सभी को भी जो स्वतंत्रताएं मिलती हैं वो 19(1)(a) से मिलती हैं। प्रारंभिकी का एक प्रश्न हम तैयार कर लेंगे और साथ ही यह भी याद रखें कि संचार माध्यम अंततोगत्वा है क्या, तो ये अभिव्यक्ति का ही एक प्लेटफॉर्म है। मतलब अखबार, न्यूज़ चैनल, ये सब कर क्या रहे हैं, समाज में हो रही आर्थिक, राजनीतिक, अन्य गतिविधियों को अभिव्यक्त कर रहे हैं समाज के एक बड़े वर्ग के लिए। तो याद रखें, संचार माध्यम भी अपनी शक्तियां अनुच्छेद 19(1) से ही ग्रहण करता है। परंतु जब हम बात कर रहे हैं कि व्यक्ति को बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, तो यह जरूर याद रखा जाए कि इसकी कुछ सीमाएं हैं, ये असीमित नहीं हो सकता है। क्योंकि आप समझें कि अगर ये असीमित कर दिया जाए कि जिसके मन में जो विचार आ रहा है उसको वो स्वतंत्र रूप से समाज में प्रवाहित करने लग जाए, तो इससे हमारा सामाजिक ढांचा या राजनीतिक ढांचा बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। मैं कहना ये चाहता हूं कि यदि किसी व्यक्ति के मन में ये आने लग जाए कि सरकार हमारे लिए अच्छे काम नहीं करती है और वो उसकी आलोचना के लिए कटु शब्दों का इस्तेमाल करने की जगह भद्र शब्दों का इस्तेमाल, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाए, तब क्या होगा, समाज में चारों तरफ गालियों का बसेरा हो जाएगा। तो हम ऐसा समाज नहीं चाहते हैं। अब इन्हीं चीजों को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, अनुच्छेद 19 के 2 सब क्लॉज के अंदर हम प्रदत्त करते हैं उचित प्रतिबंधों के आधार, मतलब के यथोचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर, ताकि यह स्वतंत्रता एक दायरे में रहे और इस स्वतंत्रता का लाभ उठाकर कोई भी व्यक्ति किसी और व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना कर पाए। तो कौन कौन से आधारों पर बोलने की स्वतंत्रता को या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है? उनमें सबसे पहले आता है भारत की सुरक्षा और अखंडता। आप ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे, उसको अभिव्यक्त नहीं करेंगे जो भारत की सुरक्षा या अखंडता को खतरे में डालती हो। इसी के साथ विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, नैतिकता के मूल्यों का ध्यान रखना है, मानहानि नहीं कर सकते हैं आप किसी की। इसी के साथ न्यायालय की अवमानना नहीं होगी, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और साथ ही अपराध के लिए उकसाना, मतलब जैसे हम यहाँ पर कक्षा कर रहे हैं और मैं जो भी मेरी कक्षा का समय है उस कक्षा में पढ़ाऊँ और उसके बाद 15 मिनट आपको ये कहने लग जाऊँ कि देखिए महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है, अभी पेपर भी क्लियर नहीं हुआ, तो हम ऐसा करते हैं गैंग बना लेते हैं और बैंक डकैती करेंगे। ये तो अपराध को उकसाना हो गया ना। अब कल को पुलिस आए और मैं कहूं कि नहीं जी, मैं तो राजव्यवस्था का अच्छा जानकार हूं, विद्यार्थी हूं भारतीय संविधान का, तो मेरी तो बोलने की आज़ादी है, तो ये सुरक्षा मुझे नहीं मिलेगी, पुलिस मुझ पर केस डाल सकती है। तो याद रखें, इन आधारों पर जो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसको सीमित किया जा सकता है। आगे देखते हैं क्या है इसके अंदर कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जहां से आ सकते हैं, और खासकर कवर करेंगे समसामयिकी को। श्री राहुल गांधी जी और अभी हाल फिलहाल में मानहानि के एक केस में इनको 2 वर्ष का कारागार हुआ है और उसी की वजह से इनको जो संसद की इनकी सदस्यता थी उसको भी रद्द कर दिया गया है। अब ये पूर्व सांसद हो चुके हैं। तो हम जो इनकी संसद की सदस्यता की रद्दता है इसके बारे में तो जब संसद पढ़ेंगे तब देख लेंगे, परंतु अभी हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से मानहानि के लिए सजा की जा सकती है और कैसे यह एक यथोचित प्रतिबंध का काम करती है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर। तो याद रखें, पहली बात
तो यह एक आपराधिक कृत्य है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 में इसको परिभाषित किया गया है। सबसे पहले समझें कि मानहानि होती क्या है। सिंपल सी बात समझें तो आपके द्वारा किसी भी कहे गए शब्द के द्वारा या किसी भी तरीके से यदि किसी व्यक्ति की किसी मान में, प्रतिष्ठा में हानि होती है तो फिर इसको मानहानि कहा जाएगा। मतलब यहां पर हानि संपत्ति या शारीरिक तौर पर नहीं है, वरन किसी व्यक्ति के मान में हानि की गई है। देख लेते हैं क्या है। जो कोई भी या तो बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृष्ट रूपणों द्वारा, मतलब किसी भी तरह से अगर वो है आपका कृत्य दृश्य है तो फिर उसके द्वारा यदि किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता है या प्रकाशित करता है कि जिससे उस व्यक्ति की ख्याति को क्षति पहुंचे, या यह जानते हुए या विश्वास करने के कारण रखते हुए ऐसे लांछन लगाता है या प्रकाशित करता है जिससे उस व्यक्ति की ख्याति को क्षति पहुंचे, तो कुछ अपवादों को छोड़कर इन दशाओं में उसके द्वारा इस व्यक्ति की मानहानि करना कहलाएगा। जैसे हमने बात की, आप किसी भी तरीके से आप बोलकर, लिखकर, गाकर यदि किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा लांछन लगाते हैं जिससे उसके मान में हानि होती है, उसकी ख्याति को क्षति पहुंचती है, तो यह मानहानि कहलाएगा। अब समझते ये बात है कि यहां पर एक शब्द इस्तेमाल में लाया गया है, प्रकाशित करना। मतलब कि आपका ये जो भी कथन या कथ्य है, जब आप इसको प्रकाशित करते हैं तब यह मानहानि कहलाएगा। तो इसको समझें इस तरह से कि प्रकाशित करने का मतलब ये नहीं है कि आपने अखबारों में छपवा दिया या फिर टीवी चैनलों पर चलवा दिया। इस कानून की सबसे मजेदार बात यह है कि प्रकाशित करने से मतलब है आप किसी तृतीय व्यक्ति या तृतीय संस्था तक वो अपना कथ्य पहुंचा देते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं, यदि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई लांछन लगाता है परंतु यह बात दोनों के ही बीच में रह जाती है, तीसरे व्यक्ति तक ये बात नहीं पहुंचती है। एक कमरा है, उसमें कोई अ पर्सन है, कोई ब पर्सन है। अब अगर एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर कोई लांछन लगा रहा है लेकिन बात दोनों के बीच में है, तो इसको मानहानि नहीं कहा जाएगा, ख्याति की क्षति नहीं कहा जाएगा। तो ख्याति की क्षति कब हो जाएगी? जब यह कथ्य या कथन किसी तीसरे व्यक्ति तक पहुंच जाए कहने वाले के द्वारा, तो इसको कहा जाता है मानहानि। प्रकाशित से ये ना समझें कि अखबारों में प्रकाशित करना है, और इसके लिए धारा 500 भारतीय दंड संहिता में सजा दी गई है 2 वर्ष का कारावास, और साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो जो हम राहुल गांधी जी के बारे में बात कर रहे थे, सूरत के एक न्यायालय ने मानहानि के मामले में इनको 2 वर्ष का कारागार दिया है। मतलब कि इस कानून के तहत जो अधिकतम सजा हो सकती है वो राहुल गांधी जी को दी गई है। और मसला क्या है ये तो आप सभी जानते हैं कि एक रैली के दौरान, 2019 की चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी जी ने मोदी उपनाम को लेते हुए कुछ वक्तव्य कह दिए थे। मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा, मीडिया पर सब जगह है। और इससे बीजेपी के एक पूर्व मंत्री और एमएलए ने कहा कि आपको यदि नरेंद्र मोदी की आलोचना करनी है तो आप नरेंद्र मोदी तक सीमित रहिए, आप पूरे मोदी समुदाय के ऊपर लांछन किस तरह से लगा सकते हैं? पूरे मोदी समुदाय की ख्याति को वैश्विक स्तर पर चोट पहुंची है। इसके लिए राहुल गांधी जी पर केस किया गया और अब नतीजा सामने है, राहुल गांधी जी को 2 वर्ष का कारागार किया गया है। अब हम यहां पर बात क्यों कर रहे हैं मानहानि की? बात इसलिए कि मानहानि भारतीय दंड संहिता में एक तो आपराधिक कृत्य है और दूसरा यह सीमित करता है बोलने के अधिकार को, परंतु याद रहे यह यथोचित रूप से सीमित करता है, अनुचित रूप से सीमित नहीं करता है। अगला बोलने की स्वतंत्रता से ही संबंधित एक और कानून को समझते हैं जिसको लेकर भी संचार माध्यम में बहुत हंगामा रहता है, और वो है देशद्रोह। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत यह भी एक आपराधिक कृत्य है। अब सबसे पहले यदि मैं आपसे पूछूं कि देशद्रोह की परिभाषा क्या है इस देश के अंदर, या क्या कोई व्यक्ति कौन सी ऐसी हरकत करे जिससे उसको देशद्रोही के केस का सामना करना पड़े या वो देशद्रोही कहलाए, तो अगर मैं आपको कुछ क्षण दूं सोचने के लिए,
कि देशद्रोह क्या है, तो मेरा ख्याल है कि ऐसे ही विचार मस्तिष्क में आते हैं कि किसी व्यक्ति ने देश के विरुद्ध कोई कृत्य किया है या फिर कोई ऐसा कृत्य किया है जिससे देश की सुरक्षा, एकता या अखंडता को खतरा पैदा होता है। तो जो मूल है यहाँ पर वो है देश के विरुद्ध किया गया कृत्य। ऐसा विचार आपके मस्तिष्क में आता है, परंतु देख लेते हैं भारतीय दंड संहिता में जब परिभाषित किया गया है देशद्रोह को, तो क्या कहीं देश शब्द है भी या नहीं। और मजेदार बात यही होगी कि देश शब्द इस पूरे परिप्रेक्ष्य में कहीं पर भी नहीं आता है। देखते हैं 124A क्या कहता है देशद्रोह के बारे में। जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपेण द्वारा या अन्यथा भी, मतलब किसी भी प्रकार से क्या करता है, भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करता है या पैदा करने का प्रयत्न मात्र करता है या अप्रीति प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न मात्र भी करेगा, तो यह है आपका देशद्रोह। यह धारा आपसे यह कहना चाहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से यदि यह प्रयत्न करता है कि देश में कानून के द्वारा स्थापित सरकार के प्रति लोगों में किसी भी प्रकार की घृणा या अवमान की भावना पैदा हो या अप्रीति की भावना पैदा हो कि प्रीति नहीं रही है, अप्रीति हो गई है, या फिर घृणा करने लग जाए या अवमान के जो सरकार कह रही है हम उसको नहीं मानेंगे, तो यह देशद्रोह कहलाएगा। अब इस सब में हम देख रहे हैं कि देश का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं किया गया, बल्कि यह जो कृत्य है यह किसके विरुद्ध है, ये देश में विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध है। विधि द्वारा स्थापित सरकार केंद्र सरकार भी हो सकती है, राज्य सरकार भी हो सकती है, या फिर पंचायत और नगर निगम भी हो सकते हैं। तो इस कानून में सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि देश की बात कहीं नहीं की गई है और सरकार की आलोचना पर देशद्रोह लगाया जा सकता है। मतलब जैसे कुछ क्षण पहले मैंने आपसे पूछा था कि कोई व्यक्ति ऐसा कौन सा कृत्य करे जिससे उसको देशद्रोही कहा जाए, तो उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि मैं अगर आपसे इस वक्त ये कहता हूं कि देखिए केंद्र की सरकार निकम्मी है और केंद्र की सरकार युवाओं के लिए कुछ नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं मैं इस कथन के द्वारा ये तो कोशिश कर ही रहा हूं कि आपके मन में अगर घृणा ना भी उत्पन्न हो सरकार के प्रति, तो कहीं ना कहीं अप्रीति तो हो कि आप प्रीत भूल जाएं जो सरकार के प्रति आपकी है, तो ये देशद्रोह की परिभाषा में आएगा। और उससे भी आगे बढ़ते हुए यदि आप सब लोग मेरे मत से सहमत ना हो और एक स्वर में मेरे इस मत को नकार दें कि नहीं केंद्र की सरकार बहुत अच्छी और युवाओं के लिए बहुत कुछ करती है, आप मेरी बात से सहमत नहीं है, तब भी मैंने प्रयत्न तो किया था ना, तो यहां एक ऐसा कानून है जहां प्रयत्न मात्र पर भी आपराधिक कृत्य को स्थापित किया जा सकता है, फिर भी मेरे ऊपर केस दर्ज किया जा सकता है भारतीय दंड संहिता में देशद्रोह का। तो सबसे बड़ी आलोचना जो इस कानून की है वो ये है कि देखिए यह बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुचित रूप से प्रतिबंध लगाता है। मतलब कल को केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी सरकार के बारे में कुछ भी आलोचना करने से पहले व्यक्ति 100 बार सोचे कि अगर वो सरकार की आलोचना करेगा उससे कहीं ना कहीं लोगों में अप्रीति की भावना होगी, घृणा की भावना होगी सरकार के प्रति, तो ऐसे व्यक्ति पे देशद्रोह लगाया जा सकता है। यह है एक तरह का अनुचित प्रतिबंध हमारे बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताओं पे, जो कुछ राजनीतिक विद्वान या सामाजिक विद्वान कहते हैं। और उससे भी खतरनाक ये कि इसमें कारागार बहुत ही कठोर है। किसी भी व्यक्ति को यदि उसके खिलाफ ये केस सिद्ध हो जाता है कोर्ट के अंदर, तो फिर आजीवन कारावास या फिर जुर्माना या इसके अलावा 3 वर्ष तक का कारावास या फिर जुर्माना भी जोड़ा जा सकता है। मतलब आजीवन कारावास तक की सजा देशद्रोह में दी गई है। मतलब कठोरतम कानूनों में से एक, कठोरतम सजाओं में से एक यहां पर रखी गई है। अब इस पर बात ये आती है कि देखिए फिर तो बहुत सारे लोगों को देशद्रोह में अंदर कर देना चाहिए,
मतलब यूं कहें कि जो भी विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं और उनके नेता हैं, उनके ऊपर तो तुरंत ही देशद्रोह लगा देना चाहिए। अभी हम राहुल गांधी जी की बात कर रहे थे कि मानहानि के केस में उनको सजा की गई है, तो राहुल गांधी जी के केस में तो यह होना चाहिए उन पर देशद्रोह, और कई देशद्रोह लगाकर उनको जेल में डाल देना चाहिए। तो फिर परेशानी क्या है कि सबके ऊपर यह कानून एक तरीके से नहीं लगाया जाता है। और यह आलोचना सरकार की, चाहे सरकार में कोई भी राजनीतिक दल हो, हम किसी राजनीतिक दल के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी राजनीतिक दल हो, उन्होंने कहीं ना कहीं गलत तरीके से इन कानूनों का इस्तेमाल किया है। मतलब के विरुद्ध स्वर को दबाने के लिए, जो स्वर ज्यादा उठता दिखाई दे, उसके खिलाफ इन कानूनों को लगा दिया जाता है ज्यादातर मौकों पर, और अनुचित रूप से लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचला जाता है। मैं आलोचना की बात कर रहा हूं इस कानून के बारे में। अब इस सब के बारे में बात ये समझें कि इसके बहुत सारे अनुचित प्रयोगों के उपयोगों की बात हमने सुनी है। जैसे कहीं दक्षिण के एक राज्य के अंदर किसी जो पावर प्लांट था उसको लेकर कुछ धरने प्रदर्शन चल रहे थे, 8000 किसानों पे देशद्रोह लगा दिया गया, तुम सरकार के खिलाफ क्यों बात कर रहे हो। या फिर हमारे दक्षिण भारत के एक राज्य में एक सांसद थी राम्या मैम, तो उन्होंने, राम्या जी ने एक जगह ये कह दिया कि पाकिस्तान नर्क नहीं है। उनकी इस पंक्ति पर ही देशद्रोह लगा दिया गया। इसमें ना तो भारत सरकार आई, ना ही कहीं पर देश आया, इस पंक्ति पर भी देशद्रोह लगा दिया गया। सो इस तरह के अनेकों अनेक जो उदाहरण हैं वो इस बात को स्थापित करते हैं कि इस कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने फिर खारिज क्यों नहीं कर दिया है इस कानून को अनुच्छेद 13 के द्वारा? तो अभी तक कोई ऐसा बड़ा केस नहीं आया, परंतु हमें यह ज्ञात है कि इस वक्त जब हम ये कक्षा कर रहे हैं तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में केस की सुनवाई की जा रही है कि अंग्रेजी जमाने के इस कानून को अब रद्द कर दिया जाए। अब समय नहीं है जहां पर देशद्रोह की ये परिभाषाएं होनी चाहिए। जैसे कुछ विद्वान ये कहते हैं कि देशद्रोही कौन होगा, जो सरकार की कटु आलोचना करता है, या वह व्यक्ति जो लोगों के मतों के द्वारा एक लेजिस्लेटर बनता है, वो चाहे सांसद या विधानसभा का मेंबर बनता है, और उसके बाद वह भ्रष्टाचार के द्वारा करोड़ों करोड़ रुपए कमाता है, वो जनता के विश्वास को धोखा देता है। तो आप उसको देशद्रोही क्यों नहीं कहते हैं? जो समस्त जनता के विश्वास को धोखा देता है, उन्हीं के मताधिकार से सांसद या फिर विधायक बन जाने के बाद। तो हमें इसकी परिभाषा में बदल चाहिए, पर अभी तक यह संभव नहीं हो पाया है। अनेक राजनीतिक दल सरकारों में रहे हैं, पर किसी ने बदल की बात अभी तक तो नहीं की है। सर्वोच्च न्यायालय में जो केस चल रहा है उसमें सरकार से जवाब मांगा गया है कि क्या आपकी कोई ऐसी तैयारी है जिससे हम इस कानून में कोई बदल ला सकें या इसको समाप्त कर सकें। केस अभी सर्वोच्च न्यायालय में सुना जा रहा है, निर्णय अभी तक नहीं आया, तो देखते हैं क्या निर्णय आता है। परंतु हाँ, सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय हमें जानना जरूरी है, वो है केदारनाथ बनाम बिहार सरकार। 1962 का केस है, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि देखिए, हम इस कानून को खत्म तो नहीं कर रहे हैं, परंतु सरकार जब भी इस कानून का इस्तेमाल करे तो सुविचार से करे और बहुत सीमित तरीके से किया जाए, और खासकर जब तक किसी व्यक्ति द्वारा सरकार की गई आलोचना किसी हिंसा में परिवर्तित होने की संभावना नहीं रखती है, तब तक देशद्रोह के कानून को किसी व्यक्ति के ऊपर ना थोपा जाए। तो यह है हमारा देशद्रोह। तो हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A में अंदर जो दिया गया है व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, उसकी समझ आ चुकी है। हमें उसके ऊपर उचित प्रतिबंधों की बात समझ में आ चुकी है, और हमने दो महत्वपूर्ण बिंदु देख लिए हैं, एक मानहानि, एक देशद्रोह, जो बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित ही कृत्य हैं। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 20 के अंदर दिया गया है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जब किसी व्यक्ति पर न्यायालय में उसके द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य में दोष सिद्धि हो जाए कि अब यह तय हो चुका है कि इसी व्यक्ति ने यह आपराधिक कृत्य किया था, तो जब उसको दोष सिद्धि हो जाए और सजा सुनाई जाने लगे, उस वक्त उसको क्या संरक्षण प्राप्त है? तो 3 तरह के संरक्षण है, और मजेदार बात इसमें यह कि इन 3 चीजों को जो संविधान में दी गई हैं अनुच्छेद 20 में, इन्हीं 3 चीजों से संरक्षण दिया गया है। मतलब यह 3 चीज प्रदत्त नहीं की गई हैं, यह 3 चीज लागू नहीं की गई हैं, बल्कि इन 3 चीजों से ही संरक्षण दिया गया है। ये नहीं होंगी, नकारात्मक व्याख्या है,
किस तरह से? पहले कोई भी पूर्व पद प्रभाव कानून आपराधिक श्रेणी में लागू नहीं किया जाएगा। दूसरा, दोहरी क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी किसी भी व्यक्ति को आपराधिक कृत्य के लिए। और तीसरा, स्व अभिशंसन नहीं किया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा जबरदस्ती। देख लेते हैं, कोई भी पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं होगा। और सबसे पहले याद रखेंगे, यह हम आपराधिक कृत्यों की श्रेणी की बात कर रहे हैं। जो सिविल केस हैं उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि किसी भी आपराधिक कानून को पिछली किसी तारीख से लागू नहीं किया जा सकता है। जिस क्षण जिस व्यक्ति ने कोई आपराधिक कृत्य किया है, उस आपराधिक कृत्य के लिए भारत की किसी दंड संहिता में जो भी सजा दी गई है, उस व्यक्ति को उतनी ही सजा दी जाएगी। बाद में उसको बढ़ाकर ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती है। जैसे समझें इस बात को कि जो आपराधिक कानून है, इनको पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता। अंग्रेजी में कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जा सकता है। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, और मैं पूरी संजीदगी और सम्मान से उदाहरण ले रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि हमें याद रह जाए। निर्भया केस के बारे में समझते हैं। साल 2012 दिसंबर में वो निर्भया की शर्मसार कर देने वाली घटना घटती है, और लेकिन दिल्ली पुलिस ने अच्छा काम किया। 24 से 48 घंटे में जो सभी आरोपी थे उनको पकड़ लिया गया, न्यायालय में कार्रवाई भी चलने लगी थी। और इसी दौरान देश भर में ये मांग उठी कि बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो। उस वक्त जो लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष थी श्रीमती सुषमा स्वराज, उन्होंने तो लोकसभा में यह तक मांग रख दी थी कि बलात्कारियों को सीधे ही फांसी दे देते हैं, केस चलाने की क्या ही जरूरत है। परंतु याद रखें, हमारे यहाँ पर जो है वो कानून का राज है। कानून की विधि को फॉलो करते हुए ही किसी को भी हम सजा दे सकते हैं। यह आवेश में आकर दिया गया एक भाषण था। अब समझते इस बात को है कि काफी बहस हुई कि बलात्कारियों को फांसी कैसे दी जा सकती है, क्योंकि उस वक्त जो भारतीय दंड संहिता में बलात्कार के लिए सजा थी वो थी अधिकतम 10 वर्ष। अब जिस पल उन्होंने वो कृत्य किया, उस पल बलात्कार के लिए सजा 10 वर्ष, तो फिर आप बढ़ा कैसे दे देंगे? तो कुछ अखौती विद्वानों ने ये कहा कि देखिए, एक संशोधन ही तो करना है, तो हम भारतीय दंड संहिता में संशोधन कर देते हैं, जहां 10 साल लिखा है वहां पर हम फांसी की सजा लिख देते हैं और फिर इनको फांसी दे देंगे। परंतु यह संभव नहीं था, क्योंकि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? अनुच्छेद 20 में मौलिक अधिकार है कि आपराधिक कृत्यों के लिए जो सजाएं हैं, जो विधि हैं, उनको पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता है। मतलब ये नहीं कर सकते कि आज आपने कानून बनाया, आपराधिक कृत्य के लिए दंड बनाया और उसको कह दिया कि ये पिछली किसी तारीख से, साल पहले से लागू होगा, 2 साल पहले से लागू होगा। ये नहीं कर सकते हैं। तो उस मामले में जो निर्भया के दोषी थे उनको फांसी की सजा नहीं दी जा सकती थी। अब आप इस बात को लेकर संशय कर रहे होंगे कि निर्भया मामले में तो चारों आरोपियों को फांसी दे दी गई है, तो यह कैसे हुआ? तो याद रखें, जो आपराधिक कृत्य था उसका स्वभाव बदल चुका था। मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, और दुर्भाग्यपूर्ण भी है ये बात, कि जो निर्भया में लड़की थी उनकी बाद में मृत्यु हो जाती है। तो इन लोगों का जो कृत्य था, अब यह सिर्फ बलात्कार न रह के बलात्कार और साथ में कत्ल भी बन जाता है। हत्या का भी आरोप इनके ऊपर लगता है, और हत्या में तो पहले से ही हमारे यहाँ पर फांसी थी, तो तब उनको फांसी दी गई है, हत्या और बलात्कार दोनों मामलों में। परंतु फिर से दुर्भाग्यपूर्ण या फिर सौभाग्यपूर्ण, जिस भी तरह से आप कहना चाहें, कि अगर उस लड़की की जान बच जाती, उसकी मृत्यु ना होती, तो इनका आपराधिक कृत्य सिर्फ रह जाता इस बात तक कि बलात्कार है। उस सूरत में इनको सिर्फ 10 वर्ष का कारावास होता। और आज हम समझ रहे हैं कि हम 2023 में खड़े हैं, तो अगर 10 वर्ष का कारावास होता तो आज ये लोग जेल से छूट भी चुके होते। तो ये है अनुच्छेद 20 में दी गए आपराधिक कृत्यों के लिए जो दोष सिद्धि है, उस मामले में संरक्षण। और पहला संरक्षण हमने देखा है कि आपराधिक कानूनों को पिछली तारीख से लागू नहीं करेंगे। अब यहां पर यह याद रखें कि सिविल कानूनों में यह बात नहीं है। सिविल कानून जैसे कर कानून, टैक्स कानून, इनको सरकार किसी पिछली तारीख से लागू कर सकती है। आगे आते हैं तो दोहरी क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। मतलब किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक ना तो अभियोजित किया जा सकता है और ना ही दंडित किया जा सकता है। ना तो उनके ऊपर एक आपराधिक कृत्य के लिए 2 बार केस चला जाएगा और ना ही 2 बार सजा की जाएगी। एक आपराधिक कृत्य के लिए सरकार एक ही बार
किसी व्यक्ति को अभियोजित कर सकती है और एक ही बार सजा दे सकती है। मान लीजिए आज किसी ने चोरी की तो भारतीय दंड संहिता के 379 धारा में उसके लिए 3 वर्ष का कारागार है। तो मान लीजिए एक चोरी के लिए 3 वर्ष का कारागार दे दिया, वो अपनी सजा काट कर बाहर आता है, आपने उसी चोरी के लिए फिर पकड़ा, फिर उसको अभियोजित किया और फिर 3 साल का कारावास। यह नहीं किया जा सकता है। किसी भी एक आपराधिक कृत्य के लिए दोहरी क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती है। इसमें यह याद रखें कि एक अपवाद भी है, और जैसे कि हम बात करें लोक सेवा या किसी भी सरकारी नौकरी पे कोई व्यक्ति है, अब अगर उससे कोई आपराधिक कृत्य हो जाता है तो एक तो उसको आपराधिक कृत्य के लिए जो कारावास है वो भुगतना पड़ेगा, और साथ ही में उसका सरकारी पद भी छीन लिया जाता है, नौकरी चली जाती है। तो एक कृत्य के लिए वैसे देखें तो 2 सजाएं हो रही हैं कि एक वो कारावास भी काट रहा है और साथ में उसकी नौकरी भी जा रही है। परंतु यह अपवाद के तौर पर है, यहाँ पर कोई सरकारी नौकरी में जो व्यक्ति है वो दोहरी क्षति का संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकता है। आगे चलते हैं तो स्व अभिशंसन नहीं किया जा सकता है। मतलब कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त को किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। मतलब कि पुलिस ने किसी आरोपी को पकड़ा, अब पुलिस उस आरोपी के ऊपर दबाव डालकर उस व्यक्ति से ऐसा कोई साक्ष्य नहीं ले सकती है या ऐसा कोई सबूत नहीं ले सकती है जो कल को उस अभियुक्त को ही केस के अंदर दोष सिद्ध कर दे। मतलब कि दबाव डाल के नहीं ले सकती है, अपनी स्वेच्छा से वो कोई ऐसा बयान देना चाहे तो दे सकता है। और दबाव की जब हम बात कर रहे हैं तो ना तो मानसिक प्रताड़ना के द्वारा और ना ही शारीरिक प्रताड़ना के द्वारा यह बयान लिया जा सकता है। मैं कहना ये चाहता हूं कि जो हम आम तौर पर सुनते हैं पुलिस के बारे में कि आरोपियों के साथ मारपीट की जाती है, 3rd डिग्री टॉर्चर, ऐसे शब्द हम सुनते हैं, यह सब ना वरन कानूनों के खिलाफ है बल्कि मौलिक अधिकारों के भी खिलाफ है। किसी भी अभियुक्त को प्रताड़ित कर उससे कोई ऐसा साक्ष्य नहीं ले सकते हैं जो कल को उसको ही केस में आरोपी सिद्ध करता हो। अब यहाँ पर एक चीज और हम समझ लेते हैं, कुछ समसामयिकी भी देख लेते हैं। जैसे आमतौर पर जब कोई भी घिनौना कृत्य होता है तो संचार माध्यम मीडिया में यह बड़ा शोर शराबा होता है कि एक नार्को एनालिसिस टेस्ट होता है कि वो करवा लेंगे तो फिर सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। याद रखें, जो नार्को एनालिसिस टेस्ट होता है जिसमें आरोपी को कुछ दवाइयां दी जाती हैं और उसके बाद वह व्यक्ति सेमी कॉन्शियस स्टेट में पहुंच जाता है। जब उससे कोई सवाल किया जाता है तो उम्मीद की जाती है कि वो सच ही बता रहा होगा, परंतु याद रखें नार्को एनालिसिस टेस्ट, पहली बात तो इसका सत्यापन ही नहीं हुआ दुनिया में कहीं कि वो व्यक्ति उस अवस्था में सच ही बोल रहा है, और दूसरा इसको स्व अभिशंसन का जो संरक्षण है इसके खिलाफ माना जाता है। तो इसके भी कुछ यथोचित प्रतिबंध लगाए गए हैं। जैसे नार्को एनालिसिस टेस्ट बिना अभियुक्त की मर्जी के नहीं होगा, और साथ ही जिस भी न्यायाधीश की कोर्ट में केस चल रहा है उस न्यायाधीश की अनुशंसा के बाद ही नार्को हो सकता है। मतलब कि पुलिस सबसे पहले कोर्ट से जो है संतुति लेगी कि हम इस अभियुक्त का नार्को एनालिसिस टेस्ट कराना चाहते हैं, और कोर्ट सबसे पहले अभियुक्त से ही पूछेगा कि आप नार्को एनालिसिस टेस्ट के बारे में तैयार हैं या नहीं है। अगर अभियुक्त मना कर देगा तो कोर्ट संतुति नहीं करेगी कि इसके नार्को एनालिसिस टेस्ट कराया जाए। अब अगर नार्को एनालिसिस टेस्ट हो भी जाता है, वह व्यक्ति कुछ बयान दे भी देता है, तो भी याद रखें यह संपूर्ण साक्ष्य नहीं है, बल्कि कोर्ट के अंदर तो इसको साक्ष्य माना ही नहीं जाता है, उसके आधार पर आरोप सिद्ध नहीं होगा। यह तो बस कड़ियां जोड़ने के लिए एक कड़ी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो जो मीडिया शोर शराबा करता है कि नार्को एनालिसिस टेस्ट में सब कुछ पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, ऐसा कुछ है ही नहीं। सो हम समझ चुके हैं अनुच्छेद 20 को, जिसमें हम समझ गए हैं आपराधिक कानूनों को पिछली किसी तारीख से लागू नहीं कर सकते हैं, इसी के साथ दोहरी क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, और स्व अभिशंसन के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा। एक जो महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है वो ये कि जो भी हम बात कर रहे हैं कि आपराधिक कृत्यों के लिए कानूनों को पिछली तारीख से लागू नहीं करेंगे, यह सिविल में लागू नहीं है। सिविल कानूनों को पिछली किसी तारीख से सरकार लागू कर सकती है। आगे चलते हैं और समझते हैं अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह 2 पंक्तियों का मौलिक अधिकार, परंतु यह कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय और अनेकों उच्च न्यायालय की उदारवादी व्याख्या के साथ जो सबसे ज्यादा विकसित मौलिक अधिकार है वो है अनुच्छेद 21 में प्रदत्त
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। समझ लेते हैं क्या चीज है। सबसे पहले यह अनुच्छेद प्रदत्त करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले तो याद रखें कि प्राण सभी के सुरक्षित रहेंगे और दैहिक स्वतंत्रता भी उसकी रहेगी, लेकिन इसको छीना जा सकता है यदि कोई व्यक्ति भारत के अंदर जो स्थापित प्रक्रिया है कानूनों की, उसका उल्लंघन करता है। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा आपराधिक कृत्य करता है जिसके लिए भारतीय दंड संहिता में प्राणों को ले लेने का प्रावधान है, मतलब कि फांसी दे देने का प्रावधान है, जैसे कि कत्ल केस है या देश के विरुद्ध किसी तरह की युद्ध को शुरू करने का कोई कृत्य हो सकता है, तो ऐसे कानूनों में क्या कर सकते हैं, व्यक्ति की जान ली जा सकती है और उसको फांसी की सजा दी जा सकती है। और साथ ही देखें कि यदि कोई और स्थापित कानून की उल्लंघना करता है, कोई चोरी करता है, डकैती डालता है, तो फिर उसको कारावास की सजा दी जाती है, तो उसकी दैहिक स्वतंत्रता को भी छीना जा सकता है। मतलब कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता रहेगी परंतु कानून के दायरे में रहेगी। यदि कोई व्यक्ति कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसके दैहिक स्वतंत्रता को छीन लिया जाएगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा और साथ ही प्राणों की भी आहुति ली जा सकती है। अब समझते इस बात को हैं। सबसे पहले जब सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या भारत की आजादी के शुरुआती दशक में करने की कोशिश की तो बहुत ही सकुचित व्याख्या की गई। मतलब कि इसको बहुत ज्यादा विकसित रूप में नहीं देखा गया, बड़े तौर पर नहीं देखा गया। जैसे ए.के. गोपालन बनाम भारत सरकार केस 1950-51 में जो हो रहा है, इसमें हीरालाल जेकानिया जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, जब उनकी पीठ इसका व्याख्या करती है तो कहती है कि ये बहुत सीमित अधिकार है। जैसे प्राणों की सुरक्षा की बात करें तो यदि सरकार आपके प्राण हर नहीं ले रही है और आपकी दैहिक जान प्राण सलामत हैं, तो फिर आपके प्राणों का अधिकार भी सुरक्षित है। और दूसरी तरफ जब हम दैहिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो यह भी समाज में खुले स्तर पर कोई बड़ी स्वतंत्रता नहीं है। वास्तव में आपके निजी जीवन में ली जाने वाले आपके कुछ निर्णयों के बारे में है। तो समाज में बड़े तौर पर जो सरकार है वो आपको नियमित करेगी, परंतु इस निर्णय का बहुत ज़्यादा आलोचना की गई और बहुत सारे विद्वानों के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा, जो भी प्रबुद्ध समाज था, हमारे समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग था, उसने इसकी बहुत आलोचना की और कहा कि देखिए, इससे तो सिर्फ आप एक व्यक्ति को जिंदा रहने भर का अधिकार ही दे रहे हैं कि बस सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, आप जिंदा हैं, तो बस अनुच्छेद 21 इतना ही है। परंतु बात यह है कि जब हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 21 का और प्राणों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ जिंदा रहने का अधिकार ना हो। इस सकुचित व्याख्या के द्वारा तो किसी भी मनुष्य को मात्र अस्तित्व का ही अधिकार दिया जा रहा है, और मात्र अस्तित्व तो पशुओं का भी होता है, पेड़ पौधों का भी होता है। तो फिर किस प्रकार से एक मानव जीवन विभिन्न है पशु जीवन या फिर पेड़ पौधों के जीवन से? तो याद रखें, मानव जीवन की जब हम कल्पना करते हैं तो ऐसे जितने भी गुण हैं जो मानव जीवन को एक गुणवान जीवन में बदलने के लिए जितनी भी जरूरतें हैं, उन सब को भी अनुच्छेद 21 में सम्मिलित करना चाहिए। जैसे कि व्यक्ति को एक स्वाभिमान युक्त जीवन जीने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए अनुच्छेद 21 द्वारा, मात्र अस्तित्व का नहीं। अब आते हैं इसी अनुच्छेद 21 की आगे की व्याख्या पर, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमने बात की है कि किसी व्यक्ति के प्राण हर लिए जा सकते हैं, उसकी दैहिक स्वतंत्रता को समाप्त किया जा सकता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से क्या मायने हैं? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और एक और इसके सापेक्ष में अवधारणा है, वह है कानून की उचित प्रक्रिया। अब याद रखें, भारत में हम जो संविधान के अंदर आरोपित है वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, परंतु ऐसे ही यूएसए जो अमेरिका है, यहां के संविधान में जब ऐसा ही एक अनुच्छेद दिया गया तो बात की गई, अवधारणा रखी गई कानून की उचित प्रक्रिया की। अब दोनों का फर्क क्या है, हमें यह जानना होगा। तो मसला यह है कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, इसमें जब भी न्यायालय
किसी कानून की संवैधानिकता की जांच करते हैं तो उनकी जो संवैधानिकता की जांच है वो एक सीमित दायरे में है। किस दृष्टि से किसी कानून की संवैधानिकता की जांच की जाएगी, तो जो न्यायालय है वो ये देखेंगे कि प्राधिकरण रूप से उपयुक्त है ये कानून, मतलब जिस भी अथॉरिटी ने ये कानून बनाया है क्या उस अथॉरिटी के पास अधिकार थे इस कानून के बनाने के। कहीं ऐसा तो नहीं कि संसद ने राज्य सूची के ऊपर कोई कानून बना दिया, या सरकार ने, जो राज्य सरकार है, राज्य की विधानसभा है, इसने केंद्र सूची के किसी बिंदु पर तो नहीं कानून बना दिया है। इसके साथ ही क्या प्रक्रिया में कोई खोट तो नहीं है। जैसे केंद्र की बात कर लें तो लोकसभा ने ये पास किया है, राज्यसभा ने पास किया है, और क्या राष्ट्रपति साहब की मोहर लगी है इस कानून की, तो प्रक्रिया की जांच की जाएगी। और साथ ही संवैधानिकता के दृष्टिकोण से कानून की जांच की जाएगी कि किसी भी कानून में जो सारी धाराएं हैं वो संविधान सम्मत हैं या नहीं है। कहीं किसी कानून की कोई धारा संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन तो नहीं करती है, तो अगर संविधान के विरुद्ध होगा तो कानून रद्द कर दिया जाएगा। परंतु बस यह एक सीमित दृष्टिकोण है किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करने के लिए। अब इसी के सापेक्ष में देखते हैं जिन भी देशों में कानून की उचित प्रक्रिया को अपनाया गया है वहां पर यह दृष्टिकोण किस तरह से काम करता है। तो यहां पर जैसे हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, अगर यहां पर जब इनके न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून की संवैधानिकता की जांच करेंगे तो इन चीजों को तो देखेंगे जो हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंदर देखा था कि प्राधिकरण की दृष्टि से जांच की जाएगी, साथ ही प्रक्रिया की दृष्टि से जांच की जाएगी, और यह भी देखा जाएगा कि संवैधानिकता सभी प्रावधानों की ठीक है या नहीं। कानून का कोई प्रावधान संविधान के किसी अनुच्छेद की उल्लंघना तो नहीं करता है। अब इसके आगे निकलती है यह अवधारणा। इससे आगे जाते हुए अब जो न्यायालय है वो किसी कानून के अच्छे या बुरे होने का भी विभेद कर सकता है। मतलब कानून को यह भी देखा जाएगा कि यह कानून यथोचित है या नहीं है, यह कानून सभी को समानता समता प्रदान करता है या नहीं करता है, इसको सही तरीके से देश में लोगों के ऊपर लागू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। मैं कहना यह चाहता हूं कि कानून की गुणवत्ता की भी जांच की जाएगी कि कितना अच्छा कितना खराब असर ये रखता है लोगों के ऊपर। परंतु जो हमारे देश में है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यहां पर न्यायालय किसी कानून की गुणवत्ता की जांच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ये देख सकते हैं कि संविधान के अनुकूल है या प्रतिकूल है। अब दूसरी तरफ देखें तो जो कानून की उचित प्रक्रिया है, यहां पर जो न्यायालय की शक्तियां हैं ये ज्यादा विराट हैं। ये कानून की गुणवत्ता की भी जांच करते हैं। तभी जो अमेरिका है यहां पर सुप्रीम कोर्ट को उनकी संसद का तीसरा सदन भी कहा जाता है, थर्ड चेंबर ऑफ कांग्रेस, क्योंकि अमेरिका के अंदर किसी भी कानून की गुणवत्ता की जांच पहले एक सदन फिर दूसरे सदन, जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट कहा जाता है, और इसी के साथ फिर सुप्रीम कोर्ट में भी कानून की गुणवत्ता की जांच होती है। जबकि हमारे यहाँ पर कानून की गुणवत्ता की जांच नहीं होगी, सिर्फ संवैधानिकता की जांच होगी सर्वोच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों के अंदर। तो अब इन दोनों का फर्क अगर हमें अच्छी तरह से पता है तो एक और चीज जो प्रारंभिकी में पूछा जा सकता है, जैसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह जो अवधारणा है यह केवल कार्यपालिका की मनमानी से रक्षा करता है। मतलब जब कानूनों की गुणवत्ता की जांच नहीं हो रही है तो फिर कानूनों के द्वारा जो भी स्थापित प्रक्रिया है वो लोगों के ऊपर लाजिम कर दी जाएगी, लोग उसके ऊपर सवाल नहीं उठा पाएंगे, उसकी गुणवत्ता की जांच हो ही नहीं रही है। मतलब किसी कानून की गुणवत्ता के लिए लोग निर्भर हैं अपने प्रतिनिधियों की सोच पर कि वो कितने प्रबुद्ध हैं, कितने अच्छे कानून बनाते हैं। हाँ, उन कानूनों का अगर गलत इस्तेमाल करके कार्यपालिका किसी को प्रताड़ित करती है तो कार्यपालिका के खिलाफ इस तरह का संरक्षण दिया जा सकता है। परंतु जो हम बात कर रहे हैं अमेरिका की और कानून की उचित प्रक्रिया की अवधारणा, यहां पर न सिर्फ कार्यपालिका को मनमाने तरीके से काम करने से रोका जा सकता है, वरन जो कानून की गुणवत्ता की जांच है इसके द्वारा जो आपकी विधायिका की मनमानियां हैं उसके खिलाफ भी आपको संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। तो जो हमारे न्यायालय हैं इनकी शक्तियां बहुत ज्यादा हैं जिन देशों में कानून की उचित प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। दूसरी तरफ जहां पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, यहां पर जो आपका न्यायालय है
इसकी शक्तियां सीमित हैं किसी कानून की जांच के बारे में। अब ये सब बात हम कर क्यों रहे हैं, इतनी व्याख्या, भारी व्याख्या हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में एक केस हुआ, मनेका गांधी बनाम भारत संघ 1978। अब इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बिना यह शब्द समूह इस्तेमाल किए, मतलब निर्णय में कहीं नहीं लिखा है कि कानून की उचित प्रक्रिया होनी चाहिए, परंतु यह लिख दिया कि जब भी मौलिक अधिकारों को सीमित करने के लिए कोई कानून आएंगे तो उन कानूनों को यथोचित होना चाहिए, उन कानूनों को समता प्रदान करने वाला होना चाहिए और मनचाहे तरीके से लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है। मतलब बिना लिखे भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित करने की कोशिश की अमेरिका की अवधारणा कानूनों की उचित प्रक्रिया। मैं फिर से कह दूं, अगर आपको प्रारंभिकी में प्रश्न आता है कि भारत में क्या चीज लागू होती है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या फिर कानून की उचित प्रक्रिया, तो हम एक ही जवाब देंगे, सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 21 में इसी का वर्णन है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय ने भारत में कोशिश की कि कानून की उचित प्रक्रिया को भी प्रतिपादित किया जाए मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। और जब ये केस होता है और मनेका गांधी जी के हक में उस केस का फैसला आता है तो फिर तो बाढ़ सी आ जाती है इस देश में केसों की, जहां पर अनेकों अनेक कानून की गुणवत्ता की जांच के लिए न्यायालय जाने लग पड़े लोग। और उन केसों में सर्वोच्च न्यायालय अन्य न्यायालयों की, उच्च न्यायालयों की जो उदार व्याख्या की अवधारणा थी, उसके तहत लोगों को बहुत सारे मूल अधिकार सम्मिलित तौर पर मिले, इन मूल अधिकारों में जो मुखर तौर पर संविधान के अनुच्छेदों में लिखे गए हैं। अब इन्हीं सम्मिलित या अंतर्निहित अधिकारों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम नजर डालते हैं। जैसे भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 309, जिसमें आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध माना गया था, 1 साल तक का कारावास और साथ में जुर्माना भी लगा दिया जा सकता था। मतलब कि कोई भी अगर आत्महत्या का प्रयास करता है तो उस पर केस दर्ज किया जाएगा। अब इसको अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाता था, तो बहुत सारे जो मानवाधिकार कार्यकर्ता थे वो कहते हैं बहुत गलत है भाई। एक तरफ तो आप कहते हैं कि आपका उदारवादी चरित्र है राज्य का, तो ये कैसा उदारवाद है जिसमें, या फिर ये कैसा समाजवाद है जिसमें जो बेचारा पहले से ही प्रताड़ित है, मतलब जो भी व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास कर रहा है वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी ना किसी सामाजिक, आर्थिक, दैहिक, मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहा होगा या परेशानी से गुजर रहा होगा, इसीलिए आत्महत्या कर रहा है। अब जो आपका राज्य है, बजाय इसके कि उससे संवेदना रखी जाए और उसको किसी तरह का संरक्षण दिया जाए, आप उसको और प्रताड़ित करते हैं उसके ऊपर केस डालकर, ताकि अगली बार तो वो आत्महत्या का प्रयास जरूर करे और यह भी सुनिश्चित करे इस बार वो बचेगा नहीं। तो भाई इस कानून को खत्म किया जाए। अब इस कानून को वैसे तो खत्म नहीं किया गया भारतीय दंड संहिता में कोई संशोधन करके, परंतु 2017 में एक नया कानून भारत में आता है, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। अब इस कानून के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 309 को समाप्त कर दिया गया है। मतलब आज के तारीख में 2017 के बाद से अगर यदि कोई आत्महत्या का प्रयास करता है तो उसके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा, वरन यह समझा जाएगा कि व्यक्ति को गंभीर तनाव है और सरकार उसकी मदद करेगी। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर आत्महत्या का प्रयास करता है तो अब सरकार यह नहीं मानेगी कि यह आपराधिक कृत्य है, वरन यह मानेगी कि यह व्यक्ति किसी तनाव से गुजर रहा है और सरकार उसके तनाव को दूर करने में कुछ ना कुछ उसकी मदद करेगी। इसलिए जरूरी है भारत की संसद और भारत के राज्यों में जो विधानसभाएं हैं वहां पर समझदार व्यक्तियों का पहुंचना। ये देखें कि 2017 से पहले जिस कृत्य को आपराधिक माना जाता था और सजा दी जाती थी, आज उस कृत्य को एक तो आपराधिकता की श्रेणी से बाहर लाए गए हैं और साथ ही सरकार उसको संरक्षण देने की बात कर रही है। एक संवेदनशील सरकार, संवेदनशील राज्य, संवेदनशील समाज बनाने की ओर हम अग्रसर हो चुके हैं। अगली हम चीज देखते हैं इसी से जुड़ी हुई, इच्छा मृत्यु। अब जैसे हमने बात की थी कि बोलने की आज़ादी के साथ चुप रहने की आज़ादी है, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर जीने का अधिकार है तो इसी में सम्मिलित होना चाहिए मरने का भी अधिकार। जो आपकी नकारात्मक चीज़ है वो सकारात्मक के साथ साथ चलती है, तो इसको भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का ही एक
भाग मान लेना चाहिए। परंतु मैं यहीं पर क्लियर कर दूं कि इच्छा मृत्यु को लेकर अभी तक भारत में कोई कानून स्पष्ट रूप से नहीं लाया जा सका है, और इच्छा मृत्यु की जो अवधारणा है ये मोटे तौर में भारत में सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों द्वारा ही प्रतिपादित की जाती है। अब इच्छा मृत्यु क्या है? सबसे पहले तो इसको यूं समझा जाता है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है जिसमें उसकी परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, शायद उसको दर्द बहुत ज़्यादा हो किसी तरह का, और इसी के साथ अब उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। और कई बार ऐसे केसेस में ये होता है कि व्यक्ति बोल सुन या अपने आप को शारीरिक या किसी और तौर पर अभिव्यक्त कर ही नहीं सकता है, वो बस एक बिस्तर पर लेटा हुआ है, जिसको हम कई बार कोमा की अवस्था या फिर परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट कह के बुलाते हैं। अब ऐसे मामलों में वजह ये कि जीवन में कोई गरिमा तो रही नहीं है, ऐसा माना जाता है, तो क्यों ना इस व्यक्ति के जीवन को अंत दे दिया जाए और इस व्यक्ति की जीवन की गरिमा को सुरक्षित कर लिया जाए। मतलब अवधारणा देखिए कि एक खराब जीवन, खराब स्थिति में जीवन को समाप्त करके जीवन की गरिमा को संरक्षित किया जा सके। क्योंकि जिन भी देशों में इच्छा मृत्यु के लिए कानून हैं, उन देशों में इच्छा मृत्यु को जीवन की गरिमा से ही जोड़कर देखा जाता है, उसी का एक भाग माना जाता है। अब यहां पर भारत में फिर कैसे शुरू होता है? तो भारत में जैसे हमने बात की कि कोई स्पष्ट विधि तो है नहीं जो इसको चलाती हो या प्रतिपादित करती हो, लेकिन साल 2011 में अरुणा रामचंद्र शानबॉ बनाम भारत संघ एक केस दर्ज किया जाता है। अरुणा मैडम ने नहीं किया था ये केस, उनके बिहाफ पर किया था एक लेखिका हुई पिंकी विरानी ने। तो पिंकी विरानी आती हैं अरुणा शानबॉ की प्रतिनिधि बनकर और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में केस दायर कर देती हैं कि अरुणा शानबॉ जी को इच्छा मृत्यु दे दी जाए। मोटे तौर पर अरुणा शानबॉ जी का जो केस था तो साल 1973 के आसपास मुंबई के एक अस्पताल में ये नर्स थी, वहां पर इनके ऊपर बलात्कार की कोशिश की गई एक व्यक्ति द्वारा। उसी दौरान इनके गले से एक चेन बांधी गई तो इनके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की सप्लाई घटी, कुछ चोटें पहुंची, उसके बाद से कोमा में हो गई। 1973 से साल आ गया 2011, अरुणा मैडम बिस्तर पर ही रहीं, कभी किसी तरह की शारीरिक हरकत अपने आप को अभिव्यक्त कर नहीं पाई। परंतु हम अगर मेडिकल रूप से देखें तो जिंदा रहीं, फेफड़े काम करते रहे, सांस लेती रहीं, दिल धड़कता रहा, परंतु कभी उठकर चल फिर नहीं सकी, कभी बोल भी नहीं सकी, कभी किसी द्वारा अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकी। अब ऐसे केस में पिंकी विरानी ने कहा कि अरुणा जी के जीवन में अब क्या गरिमा बची है। वैसे भी अब ये 70 साल की उम्र क्रॉस कर चुकी हैं, अगर अब ठीक हो भी जाएंगी, पहले तो कोई उम्मीद नहीं है, 40 साल से बिस्तर पे हैं तो अब कोई उम्मीद नहीं बची है, आप डॉक्टरों से पूछ लें, और ठीक हो भी जाएंगी तो क्या, जीवन का जो एक लंबा सफर था वो तो इन्होंने बिस्तर पे ही काट दिया, 70 साल की हो गई, अब क्या गरिमा बची है, तो फिर क्यों ना इनके जीवन को अंत कर दिया जाए। अब इस केस में संविधान की पीठ ने जो निर्णय लिया, पहला तो ये कि इच्छा मृत्यु को दो भागों में बांट दिया, एक सक्रिय इच्छा मृत्यु और एक निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, जिसको कहते हैं हम एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया। सक्रिय इच्छा मृत्यु मतलब कि जहां पर आप कोई कृत्य कर कर किसी व्यक्ति की जीवन का अंत करें। कृत्य कर कर मतलब कि जैसे डॉक्टर के द्वारा कोई विषैला इंजेक्शन देके व्यक्ति के जीवन को अंत कर दिया जाए, मतलब आप कोई ऐसा कृत्य कर रहे हैं जिससे सीधे तौर पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है, तो इसको कहेंगे सक्रिय इच्छा मृत्यु। और भारत में इसकी अनुमति नहीं है, अरुणा केस में भी इसकी अनुमति नहीं दी गई, आज भी नहीं है। परंतु साथ ही में जब दूसरा भाग देखा इच्छा मृत्यु का, वह है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या है कि आप कोई ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जिससे सीधे तौर पर व्यक्ति का जीवन समाप्त होता हो, वरन आप ऐसा कर सकते हैं कि यदि ऐसा कोई मरीज कोई जीवनदायक दवाइयों पर निर्भर है तो उसकी आप जीवनदायक दवाइयां वो बंद कर दें, कोई और मेडिकल सपोर्ट दिया जा रहा है वो बंद कर दें, या फिर कई बार एक मशीन होती है कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है, अगर ऐसी किसी मशीन पर है तो आप वो हटा सकते हैं। मतलब कि आप मेडिकल सुविधाएं हटा दें, इसके बाद यदि व्यक्ति की मृत्यु होती है तो इसको गिना जाएगा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में। मतलब आपके कृत्य का सीधा असर नहीं है मृत्यु, परोक्ष रूप से मृत्यु हो रही है, आपके ही कृत्य के द्वारा हो रही है, तो इसको निष्क्रिय इच्छा मृत्यु
गिना गया और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु प्रदत्त कर दी गई रामचंद्र शानभाऊ बनाम भारत संघ केस में 2011 में। परंतु यह भी याद रखें, सबसे पहले जब इसको अधिकार बनाया गया अनुच्छेद 21 के तहत, तो न्यायालय की संतुति के बाद ही निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के कृत्य को किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी का कोई मरीज अस्पताल में है तो परिवार अपने ही दम पर वो निर्णय ले ले। सबसे पहले आपको न्यायालय, और वो भी राज्य के उच्च न्यायालय जाना होगा। वहां पर आप एक केस दायर करेंगे, न्यायालय डॉक्टरों की एक टीम गठित करेगा जो उस मरीज की केस स्टडी करेगा, उसके बाद में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा न्यायालय के अंदर। मतलब उसमें बता देंगे क्या यह जो केस है यह फिट है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के लिए या नहीं। फिर उस पर कोर्ट अपनी दलीलें सुनेगा और फिर निर्णय देगा। तो कोर्ट के निर्णय के बाद किसी व्यक्ति को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। तो पहला याद रखेंगे, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कब आता है? 2011 में अरुणा शानभाऊ के केस में। परंतु फिर इसको लेकर और बहुत सारे केस फाइल हुए और बहुत जनहित याचिकाएं दायर हुई। जैसे एक एनजीओ है कॉमन कॉज, वो इस तरह के बहुत सारे केसेस अनेकों न्यायालय में लड़ रही है, सर्वोच्च न्यायालय में भी लड़ रही है। तो वहां पर एक केस में सर्वोच्च न्यायालय ने 2011 के इस निर्णय में थोड़ा बदलाव किया और कहा कि ठीक है, हम क्या करते हैं, लिविंग विल, जीते जी वसीयत कर सकता है कोई व्यक्ति कि किन परिस्थितियों में मुझे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दे दी जाए। पर पहले इस जो जीते जी वसीयत है इसको रजिस्टर कराना होता था किसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जाकर। आज की स्थिति यह है, इसमें और एक कॉमन कॉज के निर्णय, अगला केस जो फाइल हुआ उसमें निर्णय यह आया है कि अब मजिस्ट्रेट के पास रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अटॉर्नी के दस्तखत के बाद भी एक जीते जी वसीयत कर सकते हैं कि किस परिस्थिति में मुझे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दे दी जाए। तो जीते जी वसीयत के द्वारा भी आज निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के अधिकार को प्रतिपादित किया जा सकता है। आगे चलते हैं और सबसे महत्वपूर्ण चीज समझते हैं, पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ 2017 निजता का अधिकार, जो अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकारों में ही सम्मिलित है। निजता, प्राइवेसी, मतलब कि सरकार हर जगह मौजूद नहीं होनी चाहिए। सरकार मुझे ट्रैफिक लाइटों पर नियमित करती है, सरकार मुझे सामाजिक संस्थानों पर नियमित कर सकती है, पर समाज मुझे कम से कम मेरे घर के भीतर मेरी रसोई में नियमित ना करे। कहीं तो हो जहां सरकार मुझे अकेला छोड़े। ये सब चीजें अमेरिका जैसे मुल्कों में हुई, जो बहुत सारे प्रदर्शन थे, जो मांग थी, उनसे ही प्रतिपादित होती है। या फिर और बहुत सारे मुल्कों में निजता को लेके जो मूवमेंट्स चली हैं, जैसे 1928 के आसपास अमेरिका में एक प्रदर्शन चल रहे थे जिसको कहा गया राइट टू बी लेफ्ट अलोन, कि भाई सरकार हमें कहीं तो अकेला छोड़े। और वहां पर मसला था फोन टैपिंग को लेके, कि सरकार लोगों के फोन टैप कराती थी, रिकॉर्ड कराती थी और सरकार सुनती थी लोग किससे क्या बात कर रहे हैं, देश की सुरक्षा के नाम पर। अब यही सब चीजें बढ़ती बढ़ती भारत में होती हैं। और भारत में क्योंकि आप देख रहे हैं कि राज्य आज हर जगह मौजूद है, राज्य हर जगह पर अपने व्यक्तियों को नियमित करने का काम कर रहा है। अब इस पर बात जो थी, केस तो था आधार एक्ट को लेके, जो आधार बनाया गया है, जो आधार आईडी कार्ड आप सबके पास है। तो पहले तो ये एक प्रोग्राम के तौर पे था भारत सरकार के द्वारा, बाद में जो आज की सरकार है ये 2017 में लेकर आई एक बिल, जिसके थ्रू इसको कानूनी रूप में शामिल कर लिया गया। मतलब आधार को एक कानूनी जमा पहना दिया। उसी कानून को पुट्टस्वामी बनाम भारत सरकार में चैलेंज किया गया सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। अब इसमें हालांकि आधार की वैधता तो स्थापित कर दी गई सर्वोच्च न्यायालय, परंतु साथ ही यह भी स्थापित किया गया कि निजता का अधिकार लोगों के जीवन के अधिकार में ही सम्मिलित है। सरकार मन चाहे तरीके से लोगों की निजता का हनन नहीं कर सकती है, परंतु इसमें निजता को परिभाषित नहीं किया गया है, कुछ उदाहरणों द्वारा बताया गया है। कुछ उदाहरण जैसे कि सबसे पहले ये कहते हैं कि निजता के अधिकार का जो संबंध है वो है कि सरकारी और निजी कार्य को रोकना है जो व्यक्तियों की निजता को खतरा पैदा कर। सरकार का ऐसा कोई भी निर्णय, कोई भी कदम जो आपकी निजता का उल्लंघन करता है, उसको रोकना है। साथ ही निजता एक मानवीय अधिकार है जिसका आनंद हर मनुष्य अपने अस्तित्व के आधार पर ही लेता है। और याद रखें, गोपनीयता, शारीरिक अखंडता, व्यक्तिगत स्वायत्तता, भाषण, असहमति,
स्थानांतरित करना और सोचने की शक्ति, यह सब आपकी निजता के अधिकारों में ही शामिल है। इन सब को सरकार अनुचित रूप से सीमित नहीं कर सकती है। अब आगे देखते हैं, तो प्रतिबंध किस आधार पर लगाए जा सकते हैं। अच्छा, इसमें समझ लें, जैसे हमने कहा कि इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को परिभाषित नहीं किया, तो उदाहरण क्या दिए हैं, जैसे कि आप किससे शादी करना चाहते हैं, या फिर आपका जो वैवाहिक जीवन है उसका संरक्षण आप किस तरह, उसकी निजता आप किस तरह से रखना चाहते हैं, या फिर कौन से कपड़े आप पहनना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, क्या पीना चाहते हैं। हिजाब तक का इस्तेमाल किया गया था इस निर्णय में कि अगर कोई महिला हिजाब पहनना चाहती है, कोई व्यक्ति पगड़ी बांधना चाहता है, वेशभूषा का, ये सब आपके निजता के अधिकार हैं। सरकार आपको नहीं बताएगी कि आपको कौन से कपड़े पहनने हैं, यहां पर सरकार आपको नियमित नहीं करेगी। लेकिन यह जो अधिकार है निजता का, यह भी पूरे तौर पर बिना किसी प्रतिबंध के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यथोचित प्रतिबंध तो लगाए ही जा सकते हैं, वो तो मूल अधिकारों पे भी लगाए जा सकते हैं। तो फिर कौन से आधार हैं जिस पर यथोचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं निजता के आधार पर? तो प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं सिर्फ 3 परीक्षणों में से सभी को पास करने वाले कदम के ऊपर। मतलब जब भी सरकार प्रतिबंध लगाए आपकी निजता के अधिकार पर, तो 3 परीक्षाएं कौन सी होनी चाहिए सरकार के उस कदम को जिस पर तोला जाएगा। पहला, राज्य कार्रवाई में एक विधायी जनादेश होना चाहिए। मतलब विधायी जनादेश मतलब किसी ना किसी कानून से प्रतिपादित होती हो वो प्रतिबंध की व्यवस्था। राज्य अपनी कार्यपालिकाओं की शक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति की निजता का हनन नहीं करेंगे। यदि किसी कानून में कोई प्रावधान दर्ज है जो निजता को सीमित करता हो, तब ही आप निजता का हनन कर सकते हैं। दूसरा, एक वैध राज्य उद्देश्य होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी वजह से आपने उठा के किसी व्यक्ति की निजता का हनन कर दिया। एक वैध राज्य उद्देश्य होना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई हित नहीं होना चाहिए, और साथ ही यह आनुपातिक होना चाहिए। मतलब आनुपातिक, जितना आपके राज्य का उद्देश्य है और उस उद्देश्य प्राप्ति के लिए जितनी जरूरत है उतनी ही निजता का हनन किया जाए। ऐसा नहीं है कि अगर एक वैध राज्य उद्देश्य है तो उसका सहारा लेकर आप व्यक्ति या व्यक्तियों की निजता का पूर्ण रूपेण हनन कर दें। तो पूर्ण रूपेण हनन नहीं, आपके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जितनी भी जानकारी या सूचना जो किसी व्यक्ति के लिए गोपनीय है उतनी ही आप हासिल करेंगे, उससे ज्यादा हासिल नहीं करेंगे। सो इन 3 परीक्षाओं पर अगर कोई राज्य का कदम उत्तीर्ण होता है तब ही व्यक्ति या व्यक्तियों की निजता को सीमित किया जा सकता है। आगे चलते हैं और समझते हैं अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जो याद रखेंगे वो ये है कि 86 संवैधानिक संशोधन में, और ये हुआ साल 2002 में, इस साल में 21 को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया गया। और इसी के साथ हर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए शिक्षा के अधिकार को निशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया। मतलब निशुल्क शिक्षा तो है ही, साथ ही में ये अनिवार्य शिक्षा भी है। कोई बच्चा मना नहीं कर सकता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, अनिवार्य भी बना दी गई है। इसी के साथ देखें, ये तो बस एक उद्घोष हुआ, 21 में तो एक उद्घोष हुआ कि 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए जो शिक्षा है उसको निशुल्क और साथ ही अनिवार्य किया जाता है। परंतु इस उद्घोष को सही रूप से देश भर में लागू करने के लिए आपको एक विस्तृत कानून चाहिए। तो साथ ही लिखा गया कि इसका निर्धारण कौन करेगा, किन रूपों प्रारूपों से यह मुफ्त शिक्षा बच्चों तक पहुंचाई जाएगी। तो इसका निर्धारण राज्य करेगा, और फिर राज्य ने, भारत की संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया। याद रखें 2002 में यह मौलिक अधिकारों की सूची में आ गया था, परंतु इसको पूर्ण रूपेण लागू करने के लिए जो कानून बनाया भारतीय संसद द्वारा वो साल 2009 में बनाया गया है। और 2009 के इसी कानून के तहत 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है सरकारी स्कूलों में। परंतु आबादी इतनी कि सिर्फ सरकारी स्कूलों में उन बच्चों को समाहित नहीं किया जा सकता था। तो याद रखें, इसी शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा प्रतिपादित किया गया है जितने भी गैर सरकारी मतलब के प्राइवेट निजी विद्यालय हैं उनमें भी 25%
सीटें आरक्षित की जाएंगी शिक्षा के अधिकार के द्वारा बच्चों को शिक्षा देने के लिए। और इसमें भी ध्यान रखा जाएगा अति पिछड़ों का, जो ज़्यादा गरीब हैं। जैसे आपने देखा होगा शहरों के अंदर कूड़ा उठाने वाले बच्चे, कागज़ उठाने वाले बच्चे, जो रुमाल पर कुछ वो वाइटनर या कुछ वो डालकर नशा करते फिरते हैं, याद रखें उनका यह मौलिक अधिकार है कि वो ऐसे कामों को छोड़कर अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल, क्योंकि हम प्राइवेट स्कूलों को अच्छा मान कर चलते हैं, अच्छे प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करें, निःशुल्क प्राप्त करें। हाँ, इस निःशुल्क शिक्षा की जो 25% सीटों को आरक्षित किया गया निजी विद्यालयों में, इसके लिए सरकार कोई ना कोई माली सहायता, कोई ना कोई पैसे की सहायता इन विद्यालयों को दे सकती है। तो इन प्रावधानों के साथ हम लागू करते हैं शिक्षा का अधिकार। मिड डे मील स्कीम भी है, दोपहर का भोजन दिया जाता है, मध्याह्न भोजन। याद रखें उसकी व्यवस्था तो अटल साहब पहले ही कर गए थे। साल 2002 में तो अटल साहब ने क्या किया है, इस शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया है। आगे चलते हैं और स्वतंत्रता के अधिकार में जो आखिरी अधिकार की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 22, उसको समझते हैं। निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, मतलब कि जब भी किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाए, उसको अरेस्ट किया जाए, तो फिर उसको क्या संरक्षण दिए गए हैं। याद रखें, यह हिरासत के विरुद्ध अधिकार नहीं है। हिरासत में तो व्यक्ति को लिया ही जा सकता है यदि उन्होंने कोई आपराधिक कृत्य किया है तो, परंतु जब किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाए तो उसको कुछ संरक्षण प्रदत्त किए गए हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 22 में 2 तरह की हिरासत का जिक्र किया गया है। पहली हिरासत है दंड विषयक और दूसरी है निवारक हिरासत। जब हम बात करते हैं दंड विषयक, तो इस दंड विषयक हिरासत का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि किसी व्यक्ति पर आरोप है कि उसने कोई आपराधिक कृत्य किया है, उसको हिरासत में लिया जाए, उसके खिलाफ सबूत जुटाए जाए और जल्द से जल्द न्यायालय में उसके आपराधिक कृत्य को साबित किया जाए और उसके दंड के लिए जो भी दंड अधिनियमों में कारावास है या जो भी दंड है वह उसको प्रदत्त कर दिया जाए। तो यहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य है वो है किसी आपराधिक कृत्य वाले व्यक्ति को उसके आपराधिक कृत्य के लिए दंडित करना, इसलिए उसको हिरासत में ले रहे हैं। और यहां पर क्या मूल अधिकार या क्या मूल संरक्षण उसको प्राप्त है हिरासत के दौरान। तो पहला, गिरफ्तार करने पर उस व्यक्ति को सूचना देनी होगी कि किस आधार पर उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। जैसे कोई पुलिस जाकर, कोई पुलिस दल किसी व्यक्ति को हिरासत में लेता है, तो सबसे पहले उसको हिरासत में लेते वक्त बताएंगे कि जनाब आपने भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के तहत कत्ल किया है, हम आपको 300 और 302 में हिरासत में लेते हैं। और साथ ही विधि व्यवसायी से, मतलब कि अपने मनचाहे वकील से वह जो आरोपित व्यक्ति है वो सलाह ले सकता है, वकील से मिलने की इजाजत होगी, उससे कानूनी विचार विमर्श कर सकता है। और इसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को जो सबसे करीब का मजिस्ट्रेट है, जो भी दंडाधिकारी है, उसके समक्ष प्रस्तुत करना होगा। 24 घंटे के अंदर अंदर प्रस्तुत करना होगा। 24 घंटे के बाद अगर आप जाएंगे तो यह विधि द्वारा स्थापित जो संरक्षण है इसका उल्लंघन माना जाएगा। मोटे तौर पर हम क्या बात कर रहे हैं, जब भी किसी को हिरासत में लिया जाए वजह बताई जाए, फिर उसको अपने मनचाहे वकील से परामर्श का भी अधिकार देना है। और 24 घंटे में, हिरासत में आपने जैसे लिया, 24 घंटे में उसको आप किसी दंडाधिकारी के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। और इसके बाद पुलिस ऐसे हिरासत में ले गए व्यक्ति को उतना ही समय अपनी हिरासत में रख सकती है जितना समय दंड अधिकारी पुलिस को प्रदान करते हैं, जिसको हम कहते हैं पुलिस कस्टडी के। अब इसको हवालात में बंद कर दिया गया है, या फिर जमानत देके छोड़ दिया जाएगा या फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा, जहां पर जब तक केस चलेगा, जब तक बेल नहीं हो जाती है, वह आरोपी जेल के अंदर रहेगा। तो यह तो हुआ दंड विषयक, जहां पर हमारा मुख्य उद्देश्य किसी आपराधिक कृत्य के लिए व्यक्ति को दंड देना है। परंतु इसके विपरीत अगर हम देखें तो निवारक हिरासत भी है। अब निवारक हिरासत का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह यह है कि किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने से रोका जाए। ऐसा नहीं है कि उसने पूर्व में अपराध कर दिया अब उसका दंड ही दिया जाएगा। यह भी है कि आगे यह व्यक्ति या इसके साथी कोई अपराध को अंजाम ना दे सके। और ऐसी हिरासत में सिर्फ शक के आधार पर भी किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। देखिए, ये जो निवारक हिरासत का प्रावधान है, तो कई जो न्यायविद हैं या फिर कई समाजवादी हैं, वो लोग ये कहते हैं कि देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक संविधान में भी
आपको निवारक हिरासत के बारे में पढ़ना मिलता है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ समझी जाती है। क्योंकि जब इसके प्रावधान इस तरह से हैं कि किसी व्यक्ति को जो निवारक हिरासत में लेते हैं, तो पहली बात तो ये जो दंड विषयक क्षेत्र में जो अधिकार मिलते हैं, जो संरक्षण है, वह निवारक हिरासत में लिए गए व्यक्ति को नहीं मिलेंगे। एक प्रारंभिकी के लिए यह भी प्रश्न तैयार कर लें कि अनुच्छेद 22 में दंड विषयक मामलों में जो संरक्षण प्राप्त है लोगों को, वह दो तरह के व्यक्तियों को या दो तरह के आरोपियों को नहीं है। एक, जो भी कोई व्यक्ति हमारे दुश्मन देश का रहने वाला है, दुश्मन देश का नागरिक है, वो भारत में पकड़ा जाता है तो उसको ये जो संरक्षण है ये प्राप्त नहीं होगा। और दूसरा, जिस भी व्यक्ति को, चाहे वो हमारा ही नागरिक है चाहे बाहर का नागरिक है, यदि उसको निवारक हिरासत में लिया गया है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो फिर ऐसे व्यक्ति को भी यह संरक्षण प्राप्त नहीं होंगे जो दंड विषयक के अंदर है। तो यहां पर फिर क्या प्रावधान है? सबसे पहले तो देखें, आम विधियों में निवारक हिरासत नहीं ली जा सकती है। इसके लिए जो है वो अलग तरह के कानून बनाए जाते हैं जिसमें निवारक हिरासत का वर्णन किया जाता है, उसको प्रतिपादित किया जाता है। जैसे विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यसन निवारण अधिनियम है 1974 का, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है 1980 का। ऐसे आपने और भी कानून सुने होंगे, जैसे टाडा था, पोटा था, या अभी एक चलता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूओपा कह देते हैं जिसको। तो ऐसे कानूनों में मुख्य तौर पर जो निवारक हिरासत है उसके प्रावधानों को प्रतिपादित किया जाता है कि इस कानून में जो कृत्य दर्ज हैं, अगर उस कृत्य के आरोप में किसी व्यक्ति को पकड़ा जाता है तो उसको आप निवारक हिरासत में रख सकते हैं। अब संविधान का अनुच्छेद 22 क्या कहता है? निवारक हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को 3 महीने तक तो सीधे तौर पर निवारक हिरासत में रख सकते हैं। ना आप उसको वजह बताएंगे, ना वकील की फैसिलिटी आप उसको देंगे, और ना ही आप उसको किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। 3 महीने तो सीधा सीधा व्यक्ति वो किसकी इच्छा पर हिरासत में है, जिसने भी उसको हिरासत में लिया है, जो भी संस्था उसको हिरासत में ले रही है, बस उसकी इच्छा के ऊपर ही आश्रित है वो व्यक्ति कि जब इनका मन होगा तब ये बता देंगे। अच्छा, 3 महीने से अगर आगे निवारक हिरासत को बढ़ाना है तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों का एक पैनल बनाया जाएगा, आयोग बनाया जाएगा, फिर उसके सामने ये केस रखा जाएगा। अगर वह संतुष्टि करते हैं तो 3 महीने से आगे भी निवारक हिरासत बढ़ाई जा सकती है। अब यहाँ पर यह याद रखें, ये सब तो आर्टिकल 22 में, अनुच्छेद 22 में दिया गया है, परंतु अनुच्छेद 22 में ही संसद को पूर्ण अधिकार है कि वो निवारक हिरासत के विधियों को प्रतिपादित कर सकती है, और उन विधियों में निवारक हिरासत की अवधि को भी बढ़ा घटा सकती है। मतलब किसी भी विधि में वे लिख सकते हैं कि किसी खास तरह के, मान लीजिए आतंकवाद है, मान लीजिए स्मगलिंग है, भारत की एकता अखंडता सुरक्षा के खिलाफ यदि कोई कृत्य करता है, तो ऐसे कृत्यों के लिए जो निवारक हिरासत है वो 3 महीने से भी ज्यादा हो सकती है। वो 6 महीने, 8 महीने, साल, जितना भारतीय संसद चाहे उतना उस विधि में आरोपित कर सकती है। तो यह है कुल मिलाकर हमारा अनुच्छेद 22 का निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। आज की कक्षा में जो हमने अध्ययन किया है वह हमने अनुच्छेद 19 से 22 तक किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, ढेरों ढेर सवाल प्रारंभिकी से लेकर हम मुख्य लिखित परीक्षा में इसके देखते हैं। अनुच्छेद 19 में हमने बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात की है और उसी के साथ अन्य प्रदत्त अधिकारों के बारे में बात की है। इसके बाद हमने अनुच्छेद 20 में कुछ जो दोष सिद्धि के केस हैं उनमें कुछ संरक्षण देखे हैं। 21 में जीवन और व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देखा है। इसी के साथ हमने आगे देखा है 21A में शिक्षा का अधिकार। इसके बाद 22 में हमने देखा है कुछ मामलों में जब हिरासत में लिए गए व्यक्ति हैं तो उनको क्या संरक्षण प्राप्त किए गए हैं। आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर। धन्यवाद।